हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, बात करेंगे दोबारा आज ए नेटवर्क और बिटकॉइन के बारे में। आप लोग काफी लोग पूछते हैं कि मैं बिटकॉइन के साथ इसका बार बार नाम लेता हूं और बिटकॉइन के साथ इसकी बात करता हूं। उसकी वजह यह है कि ये पूरा प्रोजेक्ट एक ड्रीम पे, एक ख्वाब पे, एक सपने पे शुरू किया गया है। वो ड्रीम क्या है कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो पहले से इस दुनिया में बन चुकी है और प्रूव हो चुकी है, कि यानी कि वो एक कामयाब तरीन तजर्बा था जिसके पीछे सारी क्रिप्टो की दुनिया बनी और आज पूरी क्रिप्टो की दुनिया उसके पीछे चल रही है। आज जितने लोग भी इस दुनिया में क्रिप्टो कर रहे हैं वो सब चाहते हैं कि उनके पास एक बिटकॉइन हो। तो क्या अगर वो आज से 17 साल पहले बन सकता था, तो क्या उससे अगर वैसा नहीं या उससे अच्छा नहीं, तो क्या उससे एक मिलती जुलती चीज दोबारा नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। उसी को लेके ये शुरू किया गया ए नेटवर्क। आज हम बात करेंगे व्हाइट पेपर की। बहुत से लोग बहुत से प्रोजेक्ट करते हैं, इवन क्रिप्टो में होते हैं, लेकिन वो कभी किसी प्रोजेक्ट का 90% से ज्यादा लोग व्हाइट पेपर नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ता, 90% से ज्यादा लोग व्हाइट पेपर नहीं पढ़ते। उनका ध्यान ही उस तरफ नहीं होता, उनका ध्यान एक ही तरफ होता है कि कब इस कॉइन की माइनिंग खत्म हो, कब इसकी प्राइस निकले, हम इसको बेचे और उसके बाद फिर हम सोचे हमने क्या करना है, अगली चीज देखी जाए। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई में ही व्हाइट पेपर पढ़ते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। व्हाइट पेपर होता क्या है? व्हाइट पेपर बेसिकली जो आपको प्रोडक्ट दी जा रही होती है, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बारे में सारी चीजें लिखी होती है कि बेसिकली इसके अंदर क्या है, आगे चल के क्या होने जा रहा है, कब हम लोग क्या काम करेंगे, जिसमें आप टोकनॉमिक्स ले सकते हैं, जिसमें आप रोड मैप ले सकते हैं, क्या प्रोडक्ट लाएंगे, क्या कॉइन्स हैं, क्या सप्लाई है, मतलब वन टू ऑल, ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक आदमी का बायोडेटा है। बायोडेटा में तो खैर आपके पास नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये चीजें, फोन नंबर होती हैं। लेकिन इसके अंदर आपको पूरी उस चीज के बारे में बताया जाता है ताकि जो भी इसमें काम करे या इसके अंदर आना चाहे वो जान सके कि इसके अंदर क्या चीज है और हम लोग इसके अंदर क्या ऑफर कर रहे हैं। यहीं से निकलता है बिटकॉइन का व्हाइट पेपर। बिटकॉइन को मैं हमेशा ये नेटवर्क से मिला के ही शुरू करता हूं, क्योंकि मोस्टली लोग जो ये हमारे एएमएज में सवाल करते हैं, पूछते हैं, उनको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि हमारे पास ना बिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं, ना ट्रिलियंस ऑफ कॉइन है, ना कोई इन्फ्लेशनरी सप्लाई है। तो हम उसके अंदर यही आपको बता सकते हैं कि उसको बिटकॉइन से मिलाएं। बार बार लोग मुझे कहते हैं कि आप इसको बिटकॉइन से मिला। मैं बिटकॉइन से नहीं मिला रहा इसको इस सूरत में कि इसकी प्राइस वैसी होगी या इसका, नहीं, बिटकॉइन से सिर्फ इसलिए मिला रहा हूं कि जिस तरीके से या जिस वजह से बिटकॉइन बनाया गया था हम भी वही कर रहे हैं। बिटकॉइन को सतोशी का बनाने का मकसद ये कभी भी नहीं था कि वो अमीरों के कब्जे में चले जाए और कुछ ही चंद लोगों के पास हो, बल्कि पूरी दुनिया में ना हो। बल्कि सतोशी का मेन जो फॉर्मूला था या जो वो चाहता था वो ये था कि ये एक ऐसी करेंसी बने जो पूरी दुनिया के अंदर जाए। लेकिन साथ ही साथ वो इसके अंदर स्कारसिटी भी चाहता था कि ये इतना ज्यादा ना हो कि ये अपनी वैल्यू ना रख सके। छोटे से आम से कंप्यूटर से शुरू होके आज ये लाखों रुपए की मशीनों पे चला गया है जिन पे ये माइन होता है। 99% माइन हो चुका है और अभी भी बाकी की 1% सप्लाई के लिए 115 साल चाहिए। काफी लोग ये बातें जानते हैं, मैं पुरानी वीडियो में कर चुका हूं। आज शायद जो मैं आपको इसके व्हाइट पेपर के बारे में बताना चाहूं, जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन 9 पेजों या 10 पेजों पे है, जो ओरिजिनल व्हाइट पेपर है, लेकिन मैं आपको उसके सिर्फ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग शायद नहीं जानते हो। बिटकॉइन को बनाने का मकसद मिडल मैन को खत्म करना था, यानी कि जो बीच का बंदा है उसको खत्म कर दिया जाए और एक ऐसा पैसा, एक ऐसी करेंसी लाई जाए जिसके अंदर कोई मिडल मैन ना हो, बल्कि सिर्फ आपका अपना कंट्रोल हो। यही कॉन्सेप्ट था बिटकॉइन के पीछे। और जब 2008 में दुनिया में रिसेशन आया था तो इसको शुरू किया गया। सबसे शॉकिंग बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वैसे तो मैंने इसका एक चार्ट भी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं, जो कि मैं यूज करने जा रहा था, यहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर से आपको वो मेन बातें बताऊंगा। पहले अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाले के आ जाएं, जो ये ऊपर वाला है, सतोशी का मकसद क्या था? सतोशी का मकसद था पीयर टू पीयर कैश, यानी कि पी टू पी कैश, के कैश को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाया जाए जिसके अंदर कोई बंदा शामिल ना हो। जिसका मेन मकसद था कि उसके अंदर कोई बैंक शामिल ना हो। फिर प्रूफ ऑफ वर्क, जैसे आप जानते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ वर्क टाइम बेस्ड होता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं, यानी कि ए नेटवर्क के साथ पब्लिक लेजर है, डिसेंट्रलाइज कंसेंसस है, मैथमेटिकल सिक्योरिटी है, प्राइवेसी थ्रू एड्रेसेस है और सिक्योर्ड प्राइवेट कीज है।
सतोशी का सबसे पहला मकसद ये था कि बैंक्स को, मिडलमैन को हटा दिया जाए ताकि किसी की इंफॉर्मेशन किसी के पास न जाए। ऐसी बहुत सी बातें जो आज हम बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, असली के अंदर वो बिटकॉइन के बारे में कभी उसके वाइट पेपर में बताई ही नहीं गई। आइदर आप उसको मैकेनिज्म कह लीजिए या सॉफ्टवेयर कह लीजिए, उसके अंदर ये सारी बातें डाली गई थी। सबसे पहली बात उसके अंदर क्या थी, जो कि मैंने आपको बताई, P2P कैश, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे के पास कैश जाए, कोई बैंक ना हो, प्रूफ ऑफ वर्क। इसके अंदर आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मिलती थी जिनको आप सॉल्व करते थे। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती थी तो उसके बदले में एक ब्लॉक क्रिएट होता था जो कि रिवॉर्ड होता था, यानी कि बिटकॉइन। पब्लिक लेजर होता था। किस लिए पब्लिक लेजर है? जिस तरह वैलिडेटर्स होते हैं, वो सारे इन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते थे ताकि इसमें कोई बेईमानी ना हो सके, और उसको एक ब्लॉक के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता था। डिसेंट्रलाइज, वो आप सभी जानते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वो चीज है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो सकता है ये चीज आपको थोड़ी सी बोर लग रही हो, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, जो कि मोस्टली लोग नहीं जानते, कि इसके वाइट पेपर में क्या नहीं था, और वो इसके वाइट पेपर के अंदर ना होने के बाद भी बिटकॉइन में था, जो कि लोगों को पता भी नहीं था जब बिटकॉइन बन रहा था। और आज वही चीजें जो बिटकॉइन की वाइट पेपर में नहीं थी, वही इसकी यूएसपी है, यानी कि इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अगर थोड़ा सा मैं आपको दोबारा लेके चलूं, जो सबसे आसान और अच्छी मजे की बात आपको इसके बारे में लगेगी, अगर मैं थोड़ा आपको इसके पास लेके चलूं, तो वो यहां आ जाती है वो चीजें जो इसके अंदर मौजूद नहीं थी। जी हाँ, अगर स्क्रीन में आप जा रहे हो तो सबसे पहली बात जो कि शायद आपको शॉक करे, बिटकॉइन के वाइट पेपर के अंदर कहीं भी नहीं लिखा था कि इसकी सप्लाई 21 मिलियन होगी। बिल्कुल, ये एक शॉकिंग बात है कि सतोशी ने बिटकॉइन बनाते हुए कभी भी अपने वाइट पेपर में नहीं लिखा कि इसकी सप्लाई 21 मिलियन होगी। दूसरा, बिटकॉइन के वाइट पेपर में ये चीज कभी भी नहीं लिखी गई कि हर 4 साल के बाद इसकी हेल्विंग होगी, जो कि आप जानते हैं हर 4 साल के बाद बिटकॉइन में हेल्विंग होती है, जैसे कि 2013, 2017, 2021, 2025। और यही वो टाइम है जब इसके अंदर बूम भी ज्यादा आता है, जब आपने देखा हो मार्केट भी ऊपर नीचे ज्यादा होती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसका कनेक्शन बिटकॉइन की हेल्विंग से है। तीसरा जो मेन चीज है, द वर्ड ब्लॉकचेन। अगर यहां पे आप देखें, अब ये सारी चीजें वो हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया आज चल रही है। क्या चीज? 21 मिलियन सप्लाई, ये कभी नहीं लिखा था। 4 ईयर हेल्विंग, ये कहीं नहीं लिखा था। वर्ड ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन जो हम पूरी दुनिया दिन रात इसका जिक्र करती है, वो सतोशी ने कभी भी अपने वाइट पेपर में नहीं लिखा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डीफाई, एनएफटीज यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, स्टेकिंग करना, लेयर टू नेटवर्क्स, यानी कि लेयर टू क्या है, जैसा कि आपका एक कॉइन, जैसे कि बिटकॉइन जो है वो आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे चलता है, लेकिन बाद में उसका हल निकाला गया जिसको रैप्ड बिटकॉइन बोलते हैं। जैसा कि ए नेटवर्क के अंदर सेम है रैप्ड ए नेट, उसके अंदर डाओ, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड, आई थिंक ऑटोनॉमस समथिंग करके ऐसा है, मैं इस टाइम भूल रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। मीम कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स, एक्सचेंजेस, कोई सीईएक्स कोई डीईएक्स किसी का जिक्र नहीं था। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, केवाईसी, और ये सीबीडीसी जो है ये सेंट्रल बैंकिंग समथिंग करके है। तो ये इसके अंदर ये चीजें कहीं भी नहीं थी। अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा हटाऊं और यहां पे मैं आपको इसके चार्ट पे लेके चलूं, तो यहां पे आप थोड़ा इधर ऊपर आए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सतोशी ने अपने वाइट पेपर में सिर्फ पीयर टू पीयर कैश का जिक्र किया कि एक बंदे से कैश दूसरे के पास कैसे जाएगा, यानी कि बिटकॉइन, बगैर किसी बैंक के। डबल स्पेंडिंग का उसने खत्म किया कि ऐसा ना हो कि कोई भी एक ही चीज दो लोगों को भेजी जाए और पकड़े ना जा सके। तीसरा, प्रूफ ऑफ वर्क को मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटेशन के थ्रू, जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के थ्रू। पब्लिक लेजर, एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्रांसपेरेंटली, जिस तरह आप बीएससी स्कैन पे जाके चीजें देख लें, ट्रांजैक्शन किस वॉलेट एड्रेस से आई, कहां से आई, लेकिन बंदे का नाम आप नहीं जा सकते क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके बाद माइनर इंसेंटिव है, उसके बाद प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको फिर नजर आएगा, सतोशी ने आज तक कभी व्हाइट पेपर में 21 मिलियन, 4 ईयर हेल्विंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डीफाई, इन सब चीजों का कभी भी कहीं भी जिक्र नहीं किया। अब बहुत से जो लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं, अगर इन चीजों का जिक्र नहीं किया तो ये कहां से आई? हो सकता है उस टाइम पे ये चीजें उनसे रह गई हो, लेकिन ये उनके कॉन्सेप्ट में थी, ये बाद में चेंज नहीं की गई। जब इसका मैकेनिज्म बनाया गया बिटकॉइन का, तो ये उसके अंदर ऑलरेडी एडिड थी। और यही चीजें जो सतोशी ने ऐड की, ये आज दुनिया का हर प्रोजेक्ट, हर क्रिप्टो करेंसी का मेन यूएसपी पॉइंट होता है। अब लोग बोलते हैं कि ए नेटवर्क का इससे क्या मिलता है?
जो चीजें सतोशी ने मेंशन नहीं की, जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, यानी कि जो चीजें सतोशी ने कभी मेंशन नहीं की, 21 मिलियन सप्लाई वो ए नेटवर्क में है। ब्लॉकचेन लेयर वन की वो है और हमारी ऑलरेडी लाइव है, आप देख सकते हैं। हेल्विंग हमारी हो चुकी है, बाकी हेल्विंग्स का आपको पता है। इवन के एनएफटी आज तक बिटकॉइन में नहीं आया, हमारे पास एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन है। स्टेकिंग के बारे में आगे चल के सोचा जाएगा जब हमारा एक्सचेंज और सीईएक्स की तरफ हम जाएंगे। केवाईसी नहीं थी हमारे में, केवाईसी नहीं, ये सब चीजें कहाँ लेके जाती हैं। लेकिन और वो चीजें जो बिटकॉइन में नहीं थी वो क्या नहीं थी, कि इजीली माइनिंग नहीं थी, जो सतोशी का ख्वाब था कि ये हर बंदे के पास पहुंचे। अब लोग काफी सवाल करते हैं कि कंप्यूटर पे माइनिंग होती थी तो मोबाइल पे कैसे हो रही है। ऑब्वियसली कंप्यूटर पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको हल किया जाता था, लेकिन मोबाइल फोन पे ऐसा नहीं है। लेकिन मोबाइल फोन पे क्या किया जाता है, आपसे हर 6 घंटे का सेशन कराया जाता है जो कि टाइम बेस है। याद रखिएगा, दुनिया में एक ही चीज है, चाहे आप जितने अमीर हो जाएं, क्या किसी अमीर खरबोपति अरबोपति ने कभी उसका दिल करेगा बूढ़ा होके मरने का? नहीं। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो टाइम नहीं खरीद सकता, वापस टाइम में नहीं जा सकता। यही टाइम की असल कीमत है जो आप मोबाइल में लगा रहे हैं। इसके बाद ये आपका सर्वर पे ट्रांसफर होता है और सर्वर जो है उसको ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करके ब्लॉक बनाता है, जो कि आप हमारे वेब फोर में जाके दे सकते हैं। लाइव ब्लॉक बन रहे हैं, लाइव कॉइन माइन हो रहे हैं। हमारे पास कोई प्री माइन सप्लाई नहीं है। ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक कोई नहीं है जहां पे प्री माइन सप्लाई ना हो। पाए हो, इंटरलिंक हो, रूबी हो, सिद्रा हो, सब पे ऑलरेडी सप्लाई माइन हो चुकी है। ओनर्स ने अपने पास जेबों में भर के रखी हुई है। पाए कॉइन का ओनर 80% सप्लाई अपने पास रख के बैठा हुआ है। इंटरलिंक के अंदर 50% सप्लाई आईटीएल ये अपने पास रख के बैठे हुए हैं। रूबी को देख लें, किसी को देख लें, हर एक में इनकी सप्लाई इनके ओनर्स और उनके पास है। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जहां पे ना ओनर के पास, ना सीईओ के पास, ना डेवलपर्स के पास, किसी के पास इसका एक कॉइन भी नहीं है, बल्कि 100% एलोकेशन इसकी इसके माइनर्स के पास है जो कि माइन कर रहे हैं और उनको मिलेंगी। इन ए नेटवर्क के पास अलग क्या है, ए नेटवर्क के पास है ये वाइट पेपर के अंदर हर चीज डिक्लेयर, जो सतोशी नहीं कर सका वो सारी चीजें हमारे व्हाइट पेपर में हैं। मोस्टली उनमें से सतोशी ने अपने प्रोजेक्ट में यानी कि असली मैकेनिज्म में डाली, वो हमारे सारी डिक्लेयर की। जो मेन चीज है वो है कम्युनिटी, मेन चीज है हमारा डेक्स, मेन चीज है आगे चल के हमारा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। लेकिन हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जोड़ेंगे बल्कि अलग रखेंगे, क्योंकि अगर हमने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को इसके साथ जोड़ा तो बेसिकली उसके लिए केवाईसी चाहिए, उसके लिए सारी चीजें चाहिए जो कि हम नहीं करना चाहते। इसको डिसेंट्रलाइज टोटली रखेंगे, इसीलिए हमने इसके अंदर डेक्स डाला है। ये कम्युनिटी की ताकत होती है। बिटकॉइन को अगर इतने साल लग गए अपनी प्राइस बढ़ाने में, उसकी वजह ये थी कि मीडिया इतना नहीं था, कम्युनिटी इतनी नहीं थी जो आज है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन को इतने साल लगे तो ए नेटवर्क को इतने साल नहीं लगेंगे। ए नेटवर्क अगर वहां पे पहुंच गया या जो हमने सोचा है वहां तक पहुंचा, तो वो इससे बहुत जल्द पहुंचेगा, क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया और सबसे बड़ी चीज हमारे पास कम्युनिटी है। ऐसा कॉइन जिसकी सिर्फ 21 मिलियन सप्लाई हो, और मेरे ख्याल से पहली जो इसकी अनलॉकिंग होगी हार्डली 40,000, जैसे मैंने पहले का 50,000 कॉइन आ जाए। और वो भी मैं समझता हूं कि 80 से 90% लोग इसको नहीं बेचेंगे। ये मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं। तो ऐसे कॉइन की प्राइस क्या आ सकती है जो कि 10-20 हजार ही मार्केट में हो, और उसको माइन करने वाले इस टाइम पे 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। तो आप सोचिए अगर ये नंबर 4 लाख 5 लाख मिलियन पे चला जाता है, तो पहली हेल्विंग पे तो फिर भी कॉइन जो है वो 40,000 के करीब ही अनलॉक होंगे। मैं हेल्विंग कह रहा हूं माइग्रेशन पे। तो अगर एक जगह 1 मिलियन की, 5 लाख की या 1 मिलियन की कम्युनिटी और कॉइन वहां पे 30-40 हजार है, और उसमें से भी अगर आधी ही सप्लाई मार्केट में आती है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसकी प्राइस कहां जा सकती है। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी कॉइन की प्राइस प्रिडिक्ट नहीं की, ना करूंगा। इंटरलिंक के अंदर जरूर बोला था अगर सप्लाई इतनी कम लाई जाए और बिल्कुल किसी को ना दिया जाए तो उसकी सप्लाई, उसकी प्राइस थोड़ी अच्छी आ सकती है, मे बी डबल फिगर में। लेकिन बात यह, अगर किसी चीज की फाउंडेशन नहीं अच्छी, उसका स्ट्रक्चर नहीं अच्छा, तो जितनी मर्जी अच्छी प्राइस आ जाए उसने नीचे ही जाना है। और अगर किसी चीज का स्ट्रक्चर जैसे कि बिटकॉइन का अच्छा है, तो वो हमेशा मजबूत होकर ऊपर जाएगा। बिटकॉइन की चेन में आज कोई डील नहीं करता क्योंकि स्लो है लेकिन स्ट्रांग है। लेकिन अगर वही बिटकॉइन की चेन को हम इस टाइम सोलाना से भी फास्ट कर दें, या सोलाना या बीएनबी जैसा कर दें, तो आप लोग सब वही यूज करेंगे। तो इन दोनों चीजों को हमेशा मिलाना, बिटकॉइन को और ए नेटवर्क को आपको समझाना, मकसद सिर्फ ये है
हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे, हम कोई कॉपी नहीं कर रहे किसी प्रोजेक्ट की, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर मुझे दुनिया में कोई अच्छा इंसान लगता है, पढ़ा लिखा, नेक, शरीफ, एक अच्छी फैमिली चलाता हुआ, एक अच्छा बाप, एक अच्छा भाई, तो क्या हम उसको फॉलो नहीं करेंगे? करेंगे। तो अगर क्रिप्टो में हमें एक ऐसा कॉइन नजर आता है जो कि प्रूवन है, तो क्या उसको फॉलो करना गलत है? दूसरा, ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, वो 4-5 दिन और लगेंगे अपडेट होने में, लेकिन मोस्टली किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है। यस, कल मेरी डेवलपर से बात हुई थी, 98% नहीं, टोटल 98 अकाउंट्स थे जिनको 8 मतलब के प्रॉब्लम आ रही थी, 8 मैं बोल रहा हूँ DX एक्सचेंज की। तो 1 लाख समथिंग में से सिर्फ 98 अकाउंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, और हम उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें आपका पता नहीं। मैं अनाउंस कर चुका हूं टेलीग्राम पे, एक्स पे, अपने व्हाट्सएप पे, के चंद दिन लग जाएंगे। बाकी अगर सीड फ्रेस नहीं भी शो हो रहा, आपकी माइनिंग हो रही है, आप माइनिंग करते रहिए। आगे चल के सीड फ्रेस आपको तभी चाहिए अगर आपने अपना वॉलेट मूव करना है, कहीं इंपोर्ट करना है। अगर नहीं करना, तो आप इसको इजीली आगे चल के अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में माइग्रेट कर सकते हैं। बाकी हम AMA में होते हैं, मेरे नंबर, मेरी चीजें, मेरे एक्स सब आप लोगों के पास हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लगवा रहे। बल्कि अभी तक खुद एक पैसा भी जनरेट नहीं किया, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर करें। तो जुड़े रहिए। जिंदगी आपको लाइफ में एक दफा चांस देती है आगे बढ़ने का, लेकिन शायद हम लोग उन लकी लोगों में हैं जिनको दूसरी दफा चांस मिल रहा है एक ऐसा कॉइन माइन करने का जो आगे चल के उनको वाकई में ही कुछ दे सकता है। सिर्फ ख्वाब नहीं, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी और वैल्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।